उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। किस बात के लिए? इमरान ने चौंक कर कहा। ब्लू डायमंड के बारे में। लेडी घोष ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्या बताना चाहती हो तो मुझे ब्लू डायमंड के बारे में? इमरान ने पूछा। ये कि जिसने चारों एक्रीमियंस को हलाक किया था वो इनसे ब्लू डायमंड छीन कर ले गया था। उसने फौरी तौर पर ब्लू डायमंड इसराइल पहुंचा दिया है। लेडी घोष ने कहा तो इमरान उछल पड़ा। इसराइल? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इस वक्त ब्लू डायमंड इसराइल में सुपर एजेंसी के कर्नल स्कॉट की तहवील में है। लेडी घोष ने जवाब दिया तो इमरान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ब्लू डायमंड इसराइली सुपर एजेंसी के पास पहुंच चुका है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरे में है। इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। पाकिस्तान खतरे में? क्या मतलब? एक हीरे की वजह से पाकिस्तान को इसराइल से क्या खतरात हो सकते हैं? लेडी घोष ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे वो वाकई ही ब्लू डायमंड की अहमियत से नावाकिफ हो। इस ब्लू डायमंड में पाकिस्तान का एक अहम राज है। अगर वो राज इसराइल के सामने आया हो गया तो इसराइल फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने एजेंट यहाँ भेज देगा, और अगर इसराइल एजेंट यहाँ पहुँच गए तो वो अपना टारगेट हिट करने के लिए पाकिस्तान में कयामत बर्पा कर देंगे। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ब्लू डायमंड में ऐसा कौन सा राज हो सकता है कि इसराइली एजेंट पाकिस्तान में आकर तूफान बर्पा कर सकें? अगर ऐसा होता तो ब्लू डायमंड पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम की बजाय कहीं और होता। लेडी घोष ने कहा। लगता है मुझे सारी बात तुम्हें बतानी ही पड़ेगी, इमरान ने गुर्रा कर कहा। फिर उसने लेडी घोष को पाकिस्तान में बनने वाले नए मिसाइल स्टेशन के बारे में और 09 एजेंसी के एक्रीमियन एजेंट के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी, जिसने मिसाइल स्टेशन की मास्टर गन से तस्वीर ली थी और फिर उसने पकड़े जाने के डर से मास्टर गन से रेस डेटा ब्लू डायमंड में मुंतकिल कर दिया था और वहां से भाग निकला था। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ही एक्रीमियन एजेंट ने रेस गन से पाकिस्तानी मिसाइल स्टेशन की तस्वीर ब्लू डायमंड में मुंतकिल की थी? लेडी घोष ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे बार बार ब्लू डायमंड के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे इस डायमंड से ज्यादा इसमें मौजूद इन तस्वीर की फिक्र है, जो अगर किसी दुश्मन मुल्क के हाथ लग गई तो वो इस मिसाइल स्टेशन को तबाह करने के लिए पूरी फोर्स लेकर पाकिस्तान पहुंच जाएगा और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो इस हीरे को एक आम हीरा समझकर चोरी किया था। मुझे क्या मालूम कि इस हीरे में पाकिस्तान का एक अहम और कीमती राज भी हो सकता है। अब मैं समझ गई कि फर्स्ट सेक्रेटरी ने म्यूजियम से हीरा चुराने के बदले मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों अदा की थी। लेडी घोष ने कहा। फर्स्ट सेक्रेटरी? कौन फर्स्ट सेक्रेटरी? और कहीं ये काम तुमने एक्रीमियन सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी जॉन एडम ने तो तुमसे नहीं कराया? इमरान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे इस हीरे की हकीकत के बारे में बताया है, इसलिए मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मुझे इस हीरे की चोरी के लिए एक्रीमियन सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी जॉन एडम ने ही हायर किया था। मैंने हीरा चोरी करके उन्हें इस कब्रिस्तान में बुलाया था। फर्स्ट सेक्रेटरी ने जॉन एडम से हीरा लेना खुद आना चाहता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझसे हीरे के हसूल के लिए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके दो साथी अफराद को भेजा था। मैंने मुआहदे के तहत जॉन एडम से बात करके हीरा उनके हवाले कर दिया था, लेकिन वहाँ एक और शख्स भी मौजूद था जिसका ताल्लुक इसराइल से था और वो इसराइल सुपर एजेंसी का एजेंट था। उसे शायद किसी तरीके से मालूम हो गया था कि मैंने एक्रीमियन सफारत खाने के अफराद को हीरा देने के लिए इस कब्रिस्तान में बुलाया है। वो हमारे आने से पहले ही वहां आकर छुप गया था, और जब मैंने हीरा एहतियातन कार के ड्राइवर के हवाले किया तो इसराइल एजेंट ने उसे हलाक करके उसे हीरा हासिल कर लिया और फिर वो एक बार फिर छुप कर बैठ गया। फिर जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके साथी मुझसे मिलने के बाद कार के पास वापस आए तो उन्होंने उनको भी हलाक कर दिया और वहां से निकल किया और इधर उधर छुपने की बजाय फौरी तौर पर इसराइल जाने के लिए रवाना हो गया था। इस वक्त तो मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन अखबारात में जब मैंने एक्रीमियन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके 3 साथियों की हलाकत का सुना तो मैं हैरान रह गई। मैं फौरी तौर पर जाए वारदात पर गई और फिर मैंने वहां जाकर तहकीकात की तो मुझे जाए हादसा से कुछ फासले पर मौजूद एक बरगद के दरख्त के पास एक कार्ड पड़ा हुआ मिला। इस कार्ड पर सुर्ख रंग का एक सांप बना हुआ था और कार्ड पर ग्रे होल्डिंग का नाम और इसराइल के तिले ऐब के एक इलाके का एड्रेस लिखा हुआ था। मैं इसराइली कार्ड देखकर बेहद हैरान हुई और जब मैंने इस कार्ड के हवाले से मालूमात हासिल की तो मुझे इल्म हो गया कि ये कार्ड इसराइली सुपर एजेंसी के एजेंट ग्रे होल्डिंग का था, जो इसराइल से पाकिस्तान में खसूसी तौर पर फॉरेन एजेंट बनकर आया था। उसके कुछ कागजात मिस हो गए थे, इसलिए उसने इसराइल की दरख्वास्त पर कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान में मौजूद एक्रीमियन सफारत खाने में पनाह हासिल कर ली थी। जिस रोज़ फर्स्ट सेक्रेटरी जॉन एडम ने मुझसे हीरा लेने के लिए अपने आदमियों को कब्रिस्तान भेजा था, उसी रोज़ से ग्रे होल्डिंग भी सफारत खाने से चला गया था। मैंने अपने ज़राए से जब उसके बारे में मज़ीद
मालूमात हासिल की तो मुझे इसके बारे में पता चला कि वो इसराइल पहुंच चुका है। इसराइल में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी ग्रे होल्डिंग। अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम आजाबेला था से कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए आजाबेला को बता दिया था कि वो वक्ती तौर पर पाकिस्तान से इसराइल आया है और इसने पाकिस्तान से हासिल किया हुआ एक कीमती हीरा अपने चीफ कर्नल स्कॉट को दिया है। कर्नल स्कॉट ने उसे हीरा लेकर उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस जाने के अहकाम दिए थे और वो वापसी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड आजाबेला से मिलकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया था। लेडी घोष ने सारी तफसील बताते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? इस कदर कीमती और अहम राज इसराइल पहुंच गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लेडी घोस्ट। अगर तुम म्यूजियम से हीरा चोरी ना करती तो ये सब ना होता। अब मुझे इस हीरे को इसराइल से वापस लाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। इमरान ने गुर्रा कर कहा, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था और ये बात मुझे तुमसे ही मालूम हुई है कि हीरे में पाकिस्तान का अहम राज भी था, वरना मैं हीरा कभी चोरी ना करती। मैं चोरियां जरूर करती हूँ लेकिन मैं तुमसे ज्यादा अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, लेडी घोष ने कहा। ये अच्छी हुब्बुल वतनी है कि अपने ही मुल्क के राज चोरी करके पाकिस्तान के दुश्मनों तक पहुंचा रही हो। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मैंने कहा है ना कि मुझे इस राज के बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेडी घोष ने घुर्रा कर कहा। तुमने जिस तरीके से ये सब मालूम किया है, क्या उसके लिए तुमने बाकायदा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है? क्या तुमने मुझे जो मालूमात दी है वो बगैर किसी नेटवर्क के हासिल करना मुमकिन ही नहीं है? इमरान ने कहा, मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, बस मेरे कुछ ऐसे ज़राए हैं कि मैं अपने लिए कोई भी मालूमात हासिल कर सकती हूँ, लेडी घोष ने जवाब दिया। तुम कह रही हो कि इसराइली एजेंट ग्रे होल्डिंग सुपर एजेंसी के चीफ कर्नल स्कॉट को ब्लू डायमंड देकर वापस पाकिस्तान आ गया है। अगर तुम्हें इसकी वापसी का इल्म है तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि वो इस वक्त कहाँ है? इमरान ने पूछा। हाँ मैं जानती हूँ, लेडी घोष ने जवाब दिया। तो बताओ कहाँ है वो? इमरान ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। आलम बाला में, लेडी घोष ने कहा। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, इमरान ने सर झटक कर कहा। तो मैं कौन सा तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं सोच कर कह रही हूँ कि ग्रे होल्डिंग को हलाक कर दिया गया है और उसे कर्नल स्कॉट के हुक्म से ही हलाक किया गया। अब तुम समझ सकते हो कि कर्नल स्कॉट के कहने पर उसे कौन हलाक कर सकता है, लेडी घोष ने कहा। जाहिर है यहाँ सुपर एजेंसी का कोई और एजेंट भी होगा जिससे ये काम लिया होगा, इमरान ने कहा। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेडी घोष ने जवाब दिया। क्या इस एजेंट के बारे में बता सकती हो जिसने ग्रे होल्डिंग को हलाक किया है? इमरान ने पूछा। नहीं, वो मेरे पहुंचने से पहले ही ग्रे होल्डिंग को हलाक करके जा चुका था और उसने वहां अपना कोई निशान नहीं छोड़ा था, लेडी घोष ने जवाब दिया। सारा मामला उलझ कर रह गया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ तवज्जो दूं। तुम पर भी इसराइल में मौजूद ब्लू डायमंड पर, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझ पर तवज्जो देने के बजाय तुम ब्लू डायमंड पर तवज्जो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं यही हूँ, कहीं भागी नहीं जा रही और ना मेरे भागने का इरादा है, लेडी घोष ने कहा। तुम्हारे पास X2 का राज है, मुझे उसकी फिक्र है। अगर तुमने ये राज फाश कर दिया तो मेरा सारा सेटअप खत्म हो जाएगा, इमरान ने करहा कर कहा। ऐसा तो होगा, लेडी घोष ने कहा तो इमरान बुरी तरह से उछल पड़ा। ऐसा तो होगा? क्या मतलब? क्या तुम ये राज फाश करोगी? इमरान ने कहा। हाँ मैंने ये राज फाश करने के लिए ही तो हासिल किया है। बहुत जल्द तुम्हारे एक एक साथी और इस बात का इल्म हो जाएगा कि तुम ही X2 हो, लेडी घोष ने कहा तो इमरान ने एक मर्तबा फिर गुस्से और परेशानी से जबड़े भींच लिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पाताल से भी खींच निकालूंगा लेडी घोष, और फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, इमरान ने फिर गुस्से में आते हुए कहा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैंने तुमसे इंतकाम लेना है, लेडी घोष ने कहा। इंतकाम? कैसा इंतकाम? इमरान ने चौंक कर कहा। तुमने मेरे एक अजीज का राज फाश किया था जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और पाकिस्तान से क्राइम का खात्मा कर देना चाहता था, लेकिन तुमने उसे काम करने से रोक दिया और उसे बेनकाब करके पकड़कर सिलाखों के पीछे डाल दिया। मैं तुमसे अपने इस अजीज का इंतकाम लूंगी और मेरा इंतकाम यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के सामने बेनकाब कर दूं, लेडी घोष ने एक बार फिर फुनकारते हुए कहा। किस अजीज की बात कर रही हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्त आने पर तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारा X2 का राज किसी के सामने आश्कार नहीं करूंगी, लेडी घोष ने कहा। तो फिर तुम अपनी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू कर दो लेडी घोष। इससे पहले कि तुम मेरा राज किसी के सामने आश्कार करो मैं तुम्हें जहन्नम वासिल कर दूंगा, इमरान स्पाट लहजे में कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देती हूँ। एक हफ्ते तक तुम मेरे खिलाफ जो कुछ कर सकते हो कर लो और मुझ तक पहुँच सकते हो पहुँच जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक हफ्ते तक तुम्हारा X2 का राज ही रहेगा, लेकिन अगर तुम एक हफ्ते तक मुझ तक ना पहुंच सके या मेरे बारे में तुम कुछ भी मालूम ना कर सके तो फिर मैं आज़ाद होंगी और तुम्हारी असलियत किसी और के सामने तो नहीं, तुम्हारी सीक्रेट सर्विस की सारी टीम के सामने जरूर आश्कार करूंगी, लेडी घोष ने कहा। तुम्हारा ये चैलेंज तुम्हारे लिए मौत का फंदा बन जाएगा लेडी घोष, इमरान ने इंतहाई खूंखार लहजे में कहा। तो लेडी घोष भी इख्तियार हंस पड़ी। उसकी हंसी में भी नागिनों की सिगार थी।
ٹھیک ہے اور کوئی بات کرنی ہے تم نے یا میں فون بند کر دوں؟ عمران نے پوچھا۔ کر دو، تمہیں جو بتانا تھا میں نے بتا دیا، لیڈی گھوس نے کہا۔ مجھے اگر تم سے بات کرنی ہو تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ میں ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جب میں دیکھوں گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے اور تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے تو میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گی، لیڈی گھوس نے کہا۔ اچھا جاتے جاتے یہ بات تو بتا دو کہ سیل فون پر جب تمہاری کال ختم ہوتی ہے تو میرا سیل فون کی کال ریسیونگ آپشن سے تمہارا نمبر کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا میں اپنا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی، لیڈی گھوس نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ تم سارے کام سائنسی نظام سے کر رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں آج کی سائنس کی دنیا کی کوئین ہوں۔ میں نے ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں کہ کوئی میری مرضی کے بغیر میری گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اگر تمہیں کسی طرح میرے سیل فون کا نمبر معلوم بھی ہو جائے اور تم جدید ٹریکر کی مدد سے میرے کھوج لگانا چاہو تو وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تم مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے جب میں تمہارے پاس کبھی بھی اور کہیں بھی پہنچ سکتی ہوں، لیڈی گھوس نے کہا۔ خود پر اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا لیڈی گھوسٹ، غرور کرنے والوں کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے کوئی غرور نہیں کیا اور نہ میں غرور کے لفظ سے آشنا ہوں، میں وہ کہتی ہوں جو کر سکتی ہوں اور بس۔ اب تم میری ان باتوں کا کسی کو بھی سے منسوب کرو، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیڈی گھوس نے کہا۔ کیا تم مجھ سے واقعی ہی نہیں مل سکتی؟ اصل میں مجھے تمہاری آواز بے حد سریلی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دور کہیں کسی مندر کی مہین گھنٹیاں بج کر میرے کانوں میں رس گھول رہی ہوں۔ تمہاری آواز ہی اتنی سندر ہے تو پھر تم خود کتنی سندر ہوگی، عمران نے کہا۔ بس یہ حماقت انگیز باتیں تم جولیانا فٹس واٹر تک ہی محدود رکھو، میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ سب باتیں پسند ہیں۔ بائے، لیڈی گھوس نے اس بار غصے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ اور بات کرتا لیڈی گھوس نے رابطہ ختم کر دیا اور عمران نے چنگم چبانے والے انداز میں منہ چلاتے ہوئے کان سے ریسیور اٹھایا اور اسے یوں گھورنا شروع ہو گیا کہ اگر وہ ریسیور کو اس طرح گھورتا رہے گا تو اس میں سے لیڈی گھوس نکل کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی بات نہیں کالی بھوتنی، تم خود پر جتنا اترا سکتی ہو اترا لو، آج نہیں تو کل تم میرے سامنے آنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے میں نے تمہیں مجبور نہ کر دیا تو میرا نام علی عمران MSc آکسن نہیں، عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور کو ریڈر پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز تیز چلتا ہوا اسپیشل روم سے اور پھر فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے تاثرات دکھائی دے رہے تھے، اس کے دماغ میں بدستور لیڈی گھوس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی سرخ رنگ کی سپورٹس کار میں انتہائی برق رفتاری سے دانش منزل کی جانب مڑا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا سر تن سے جدا تھا اور فرش پر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ریٹا نے خون اور سرکئی لاش دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا تھا، خون کی بو اسے ابکائیاں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارشاد عباسی بھی سر کٹی لاش دیکھ کر دہل کیا تھا، لاش ایک طرف جبکہ اس کا کٹا ہوا سر دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ اسے کسی قدر بے رحمی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ارشاد عباسی نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، یس سر، مجھ سے تو اس کمرے کا منظر نہیں دیکھا جا رہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر چلی جاؤ، ریٹا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، اپنا دل مضبوط کرو اور آگے بڑھو، اس لاش کے پاس جو پیکٹ ہے وہ ہمیں ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اگر پولیس آ گئی تو وہ پیکٹ ان کے ہاتھ لگ جائے گا اور ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ارشاد عباسی نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن سر، ریٹا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نو ریٹا، نو آرگومنٹس، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ارشاد عباسی نے سخت لہجے میں کہا تو ریٹا پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں میں سرکٹی لاش کے پاس جاؤں؟ ریٹا نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، تمہارے پاس کیمرہ ہے، پہلے کیمرے سے یہاں کی تصاویر اتارو، ہر جگہ کی اور ہر کونے کی، تاکہ ہمارے پاس پروف رہے کہ ہم نے لاش اس حال میں یہاں دیکھی تھی۔ جب تم تمام تصاویر اتار لو گی تو میں آگے جا کر لاش کی تلاشی لوں گا اور اس کی کمر سے چپکے ہوئے اس پیکٹ کو اتار لوں گا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ارشاد عباسی نے کہا۔ کیا آپ میں سرکٹی لاش کے پاس جانے کا حوصلہ ہے؟ ریٹا نے کہا۔ میں اس سے بھی کہیں خوفناک لاشیں دیکھ چکا ہوں، کٹی پھٹی اور جلی ہوئی لاشیں دیکھنے کا منظر اس لاش کو دیکھنے سے کہیں بھیانک اور روح فرسا ہوتا ہے، ارشاد عباسی نے کہا۔ لیکن مجھ میں تو اس لاش کی طرف دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں ہو رہا، ریٹا نے کہا۔ ہو جائے گا، خود کو کنٹرول کرو اور بے دھڑک ہو کر کام کرو، خود کو کنٹرول کر لو گی تو تمہارے اندر خود ہی ہمت اور حوصلہ آ جائے گا، ارشاد عباسی نے کہا۔ یس سر، میں کوشش کرتی ہوں، ریٹا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ہینڈ بیگ سے منی مگر انتہائی طاقتور کیمرہ نکالا اور اس سے لاش اور کمرے کے مختلف حصوں کی تصاویر بنانے لگی۔ اس کے خوف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن ارشاد عباسی کی ہمت دیکھ کر اس میں کچھ دلیری آ گئی تھی تو اس نے خود اعتمادی سے لاش کے مختلف زاویوں سے تصاویر لینا شروع کر دی تھی۔ میں نے تمام تصاویر اتار لی ہیں، ریٹا نے کہا۔
गुड शो। अब मैं लाश के पास जाना चाहता हूँ और इसकी तलाशी लेता हूँ। तुम दरवाजे का ख्याल रखना ताकि अगर कोई अंदर ना आ जाए, इरशाद अब्बासी ने कहा, और वो फर्श पर बिखरे हुए खून से अपने पैर बचाता हुआ लाश की तरफ बढ़ने लगा। लाश के नज़दीक पहुंचकर उसने लाश की जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी जेबें खाली थी। हर लाश चूंकि सीधी पड़ी हुई थी, इसलिए इरशाद अब्बासी ने लाश को घुमाकर उल्टा किया और उसकी कमर से कमीज हटा दी। जैसे ही इसने लाश की कमीज हटाई, उसे लाश की कमर पर स्किन कलर का एक पैकेट चिपका हुआ दिखाई दिया। इरशाद अब्बासी के हाथ तेजी से चलने लगे। इसने लाश को कमर से चिपका हुआ पैकेट उतारना शुरू कर दिया। पैकेट उतारकर वो खून से बचता हुआ साइड पे आ गया। ये क्या है? रीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस लाश के गैर मुल्की एजेंट होने का सबूत, इरशाद अब्बासी ने जवाब दिया। वो पैकेट पर लगी हुई सील खोलने की कोशिश कर रहा था जो मजबूती से बंद थी। गैर मुल्की एजेंट? रीटा ने चौंक कर कहा। हाँ, ये इस्राएली एजेंट है जिसके बारे में लेडी घोष ने मुझे बताया था। इस पैकेट में वो तमाम कागजात हैं जो इसके एजेंट होने का सबूत हैं। इसके अलावा लेडी घोष ने बताया था कि उसकी कमर पर जो पैकेट चिपका हुआ है, इसमें कुछ अच्छी तस्वीर भी हैं जिससे पता चलता है कि उसने ही कब्रिस्तान में सफारत खाने के 4 अहलकारों को हलाक किया था। इरशाद अब्बासी ने कहा, ये सब छोड़ें, ये बताएं कि क्या इस आदमी को लेडी घोष ने हलाक किया है? रीटा ने पूछा। नहीं, लेडी घोष ने उसकी हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उसने मुझे इतना ही बताया है कि इस होटल के कमरे में एक लाश है जिसका ताल्लुक इसराइल से है और उसकी कमर पर एक पैकेट चिपका हुआ है जिसमें मौजूद कागजात से इस एजेंट की असलियत जाहिर होती है। और लेडी घोष ने इस पैकेट में एग्रीमेंट सफारत खाने के 4 अहलकारों की हलाकत के सबूत भी रख दिए हैं। इरशाद अब्बासी ने कहा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है? उसे कैसे मालूम हुआ है कि ये इस्राएली एजेंट है? उसने 4 एग्रीमियंट्स को हलाक किया था। रीटा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये उसने नहीं बताया, अलबत्ता उसने ये ज़रूर कहा था कि वो मुझे इस लाश तक इसलिए पहुंचा रही है ताकि उसके पास मौजूद सबूत हासिल करके मैं अपने अखबारात में शाया कर सकूं और इस पर एग्रीमियंट्स के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके कहने के मुताबिक वो महज एक चोर है, कातिल नहीं। इरशाद अब्बासी ने कहा, ओह, तो इसने ये सब कुछ खुद पर इस कत्ल का इल्ज़ाम हटाने के लिए किया है। रीटा ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ, और ये खबर हमारे अखबार के लिए इंतहाई अहम साबित होगी कि हम इस शख्स तक पहुंच गए हैं जिसने 4 एग्रीमियंट्स को हलाक किया था। इस खबर से दारुल हुकूमत बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा। इरशाद अब्बासी ने कहा, यस सर, और इस खबर की अशात से लेडी घोष भी कत्ल के इल्ज़ाम में बरीउल ज़िम्मा हो जाएगी। इसने कब्रिस्तान में आकर 4 गैर मुल्कियों को हलाक किया था। रीटा ने कहा, हाँ, अगर इस पैकेट में वाकई ही लेडी घोष की कातिल ना होने की सबूत हैं तो फिर हम इसकी मदद जरूर करेंगे। इरशाद अब्बासी ने कहा, हैरत है, अगर यहाँ लाश मौजूद थी और इस लाश के पास गैर मुल्की एजेंट होने के साथ साथ लेडी घोष की बेगुनाही के सबूत भी थे, तो फिर लेडी घोष ने इसके बारे में आपको ही आगाह क्यों किया? वो पुलिस को भी तो बता सकती थी। पुलिस की मदद से भी वो इसकी इतनी ही मदद होती जितनी हम कर सकते थे। रीटा ने कहा, पुलिस सबूतों को इधर उधर कर सकती है, इनके लिए यही सरदर्द बहुत है कि लेडी घोष एक चोर है और वो इस चोर लड़की को पकड़ने के लिए अब तक कुछ भी नहीं कर सकती है, जबकि हम इस खबर को शाया करके हर खास व आम तक इसके फराहम करदा सबूतों की बिना पर उसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। इरशाद अब्बासी ने कहा, फिर भी मेरे लिए ये बात ताजुब अंगेज है कि उसने अपने बारे में खबर देने के लिए आपको ही क्यों चुना है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान डेली न्यूज़ से बड़े बड़े न्यूज़पेपर मौजूद हैं जो उसकी हर खबर आसानी से शाया कर सकते हैं। रीटा ने कहा, अब इसने मुझे क्यों चुना है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, और ये मत भूलो कि उसने मुझे खसूसी तौर पर तुम्हें भी इस मामले में अपने साथ रखने का कहा था, वरना तुम्हारी जगह में शायद ही यहाँ किसी और को लाता। इरशाद अब्बासी ने मुंह बनाकर कहा। वो समझ रहा था कि रीटा इस पर शक कर रही है कि वो लेडी घोष के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता है, या फिर लेडी घोष की हर कारनामे के पीछे इसका किसी भी अंदाज में हाथ ज़रूर है। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे भी मैं आपके अखबार में नहीं हूँ और एक छोटी सी रिपोर्टर हूँ। अगर आपके पास लेडी घोष मुझे भी अहमियत दे रही है तो ये वाकई मेरी भी खुशनसीबी है। हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे भी रिपोर्टिंग की दुनिया में कोई अहम मकाम मिल जाए। रीटा ने कहा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, और मेरी इजाज़त के बगैर तुम कभी भी और किसी के भी सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगी, समझी तुम? इरशाद अब्बासी ने कहा। यस सर, समझ गई। रीटा ने इस बात में सर हिलाकर बड़ी सआदतमंदी से जवाब दिया। अब चलो यहाँ से निकलना है, हमने अपना काम कर लिया है, बाकी काम अब पुलिस करेगी। इरशाद अब्बासी ने कहा तो रीटा ने इस बात में सर हिला दिया।
इरशाद अब्बासी दरवाजे की तरफ मुड़ा तो रीटा भी इसके पीछे चल पड़ी। इसी लम्हे रीटा की नजरें साइड की दीवार के पास एक तड़े मुड़े हुए कागज पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने वो कागज उठा लिया। वो कागज ऐसा था जैसे किसी ने नोटपैड के पेपर को मरोड़ तरोड़ कर इस तरफ उछाल दिया हो। इसने कागज खोला तो इस पर उसे एक सेल फोन नंबर लिखा हुआ नजर आया। ये क्या है? इरशाद अब्बासी ने कहा। इसने रीटा को मुड़ा तोड़ा कागज उठाते हुए देख लिया। इस पर किसी का सेल फोन नंबर लिखा हुआ है सर। रीटा ने कहा। मुझे दिखाओ, इरशाद अब्बासी ने कहा। तो रीटा ने कागज का टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इरशाद अब्बासी ने नंबर देखा तो बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे ये तो मेरे सेल फोन का नंबर है। इरशाद अब्बासी ने तेज लहजे में कहा। आपका? ओ लेकिन ये इस कमरे में कैसे आ गया? क्या ये गैर मुल्की जो लाश की शक्ल में यहाँ पड़ा है ये आपको जानता है? रीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, ये भला मुझे कैसे जान सकता है, और मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। इरशाद अब्बासी ने परेशानी के आलम में कहा। तो फिर इसके कमरे में आपके सेल फोन का नंबर कहाँ से आ गया? रीटा ने इस अंदाज में कहा। मैं नहीं जानता, हो सकता है कि लेडी घोष ने मुझे यहीं से कॉल की हो और उसके पास मेरा नंबर लिखा हुआ हो और वो जाते हुए कागज यहीं फेंक गई हो। इरशाद अब्बासी ने सोचते हुए अंदाज में कहा। शुक्र करे सर कि ये नंबर हमें मिल गया। हमारे जाने के बाद अगर यहाँ पुलिस आ जाती और उन्हें आपका नंबर मिल जाता तो वो सबसे पहले आपके ऑफिस में आते और गैर मुल्की के कत्ल के इल्जाम में आपको धर लेते। आप बाल बाल बच गए हैं सर। रीटा ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ वाकई मैं बच गया हूँ। अब चलो, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, इरशाद अब्बासी ने कहा। तो रीटा के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई और फिर वो दोनों खामोशी से दरवाजे की जाने बढ़ते चले गए। उन्होंने कमरे में और फिर होटल से निकलने में देर नहीं लगाई थी। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, उसे देखकर ब्लैक जीरो फौरन उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। कैसे हैं आप? सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बहुत बुरे हाल में हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात देखकर ब्लैक जीरो बुरी तरह से चौंक पड़ा। बुरे हाल में? लेकिन क्यों? ब्लैक जीरो ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहले ये बताओ कि इमरान को ब्रीफिंग दी थी है तुमने? इमरान ने पूछा। जी हाँ, और मैंने उन्हें एडवर्ड के साथ साथ लेडी घोष को तलाश करने का हुक्म भी दिया है, जिसके लिए वो पहले से ही जहन बनाए हुए थे। ब्लैक जीरो ने कहा। तो ये काम तुम पहले ही कर लेते, अब तक तो वो लेडी घोष को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा भी कर चुके होते। इमरान ने कहा। एक चोर औरत के लिए मैं इमरान को कैसे हरकत में ला सकता था? ये काम तो दूसरी एजेंसियों बल्कि इंटेलिजेंस का था, इसलिए मैं भला उनके कामों में मुदाखलत कैसे कर सकता था? ब्लैक जीरो ने कहा। इंटेलिजेंस में सुपर फ्यास जैसे ऑफिसर्स हैं और इन जैसे ऑफिसरों से एक आम मुर्गी चोर नहीं पकड़ा जाता, तो वो लेडी घोष जैसी महाचोरनी को कैसे पकड़ सकते हैं? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। ऐसी भी बात नहीं है, इंटेलिजेंस भी अपना काम करती है और सुपर फ्यास आपकी नजरों में ऐसा होगा, लेकिन वो भी बेहद काम का आदमी है। आपकी मदद के बगैर भी उसने बहुत कुछ किया है। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, किया तो उसने वाकई बहुत कुछ है। बड़े बड़े जुआ खाने, बार और मंशियात के अड्डे उसके ज़ेरे साया चलते हैं, जहां से वो बाकायदा मंथली वसूल करता है। उसके खुफिया अकाउंट दिन ब दिन भारी होते जा रहे हैं। इमरान ने हंसकर कहा तो ब्लैक जीरो भी हंस पड़ा। ये आपका और सुपर फ्यास का मामला है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा छोड़ो, फौरन स्ट्रांग रूम में जाओ और वहां से 911346X2 की फाइल ले आओ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। X2 की फाइल? क्यों, आपको इस वक्त X2 की फाइल की क्या जरूरत पड़ गई? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। जरूरत पेश आई है तो लाने का कह रहा हूं, जाओ जल्दी ले आओ फाइल, इमरान ने इसी तरह संजीदगी से कहा। तो ब्लैक जीरो चंद लम्हे हैरत से उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो उठकर खड़ा हो गया और ऑपरेशन रूम के खुफिया दरवाजे से निकलता चला गया। इमरान के चेहरे पर संजीदगी के तासुरात गहरे हो गए थे। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर मखसूस फोन उठाकर अपने सामने रखा, उसका रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। उसने टोन सुनते ही नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई थी। इसराइल के दारुल हुकूमत तिले ऐप का कोड नंबर बताएं, इमरान ने कहा। यस सर, 1 मिनट होल्ड करें, ऑपरेटर ने कहा। फिर दूसरी तरफ से खटपट की मखसूस आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे वो कंप्यूटर के बोर्ड पर उंगलियां चलाकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मखसूस नंबर सर्च कर रही हो। नोट करें सर, चंद लम्हों के बाद ऑपरेटर ने कहा। तो इमरान ने सामने पड़ा हुआ नोटपैड और कलम अपनी तरफ खींच लिया। ऑपरेटर ने उसे नंबर नोट कराया तो इमरान ने कोरिडोर पर हाथ मारकर टोन बहाल की और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से इसराइली इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई थी। मुझे तिले ऐप के ब्लू आई क्लब का नंबर चाहिए, मैं इंडोनेशिया से बात बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यह चूंकि सैटेलाइट फोन था, इसलिए वो जानता था कि इस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता और ना चेक किया जा सकता है कि फोन किस मुल्क से किया जा रहा है। यस सर, 1 मिनट होल्ड करें, मैं देखता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ओके कहकर खामोश हो गया। नंबर नोट करें,
और चंद लम्हों बाद ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने इसका बताया हुआ नंबर भी नोट कर लिया। उसने एक बार फिर कॉरिडोर पर हाथ मारा और टोन आते ही उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, ब्लू आई क्लब। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। मैं अंडाशिया से डार्क मैन बोल रहा हूँ, मेरी गोल्ड फिश से बात कराओ। इमरान ने एक बार सख्त लहजे में कहा। ओह, एक मिनट, मैं अभी बात कराता हूँ। दूसरी तरफ से अंडाशिया के डार्क मैन का नाम सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा और रिसीवर साइड पर रख दिया। रिसीवर में खामोशी छा गई। इमरान बेचैनी और परेशानी के आलम में दांतों से अपने होंठ काटना शुरू हो गया। यस, गोल्ड फिश स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक औरत की तेज तेज सांस लेती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे वो फोन सुनने के लिए दौड़ती हुई आई हो। इंडास्ट्रिया से डार्क मैन बोल रहा हूँ, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। हाँ, मुझे बताया गया है, फरमाए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। खातून ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। क्या तुम्हारा फोन महफूज है? इमरान ने पूछा। ओह, एक मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फोन में हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। यस चीफ, फोन महफूज हो गया है, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ से गोल्ड फिश की इस तरह से मौतबाना आवाज सुनाई दी। इस्राएली फॉरेन एजेंटों से X2 इस तरह नए कोड नामों से बात करता था। गो इसका फ़ोन महफूज होता था, लेकिन इमरान इस मामले में कोई कोताही नहीं करता था और हिफाजत के हर पहलू को मद्देनजर रखता था। इसलिए उसने गोल्ड फिश, जो लेडी फॉरेन एजेंट थी, से X2 से हटकर इंडास्ट्रिया के डार्क मैन के हवाले से बात की थी, ताकि अगर इसका फ़ोन गैर महफूज हो तो वह अपना फ़ोन महफूज बना सके। गोल्ड फिश पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की फॉरेन एजेंट थी, जिसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन X2 ने इसराइल में होने की वजह से उसे गोल्ड फिश का कोड नाम दे रखा था। इसलिए जब भी उसे गोल्ड फिश और डार्क मैन के हवाले से कॉल की जाती थी, वो समझ जाती थी कि पाकिस्तान से चीफ X2 इससे बात करना चाहता है। इसराइली सुपर एजेंसी के बारे में तुम क्या जानती हो? इमरान ने इस बार X2 के अंदाज में पूछा। सुपर एजेंसी इसराइल की इंतहाई फ़ाल और ताकतवर सीक्रेट एजेंसी है, जिसके एजेंट बेहद मंझे हुए और इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं। इस एजेंसी का चीफ कर्नल स्कॉट है, जो बेहद मक्कार, सख्त मिजाज और इंतहाई बेरहम इंसान है। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता और ही किसी का लिहाज करता है। इसके पंजों में किसी की भी गर्दन आ जाए तो वो उसे तोड़कर ही दम लेता है। गोल्ड फिश ने कहा। क्या तुम्हें सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर का इल्म है? X2 ने पूछा। नो चीफ, ये सीक्रेट एजेंसी है और इस एजेंसी का हेडक्वार्टर भी इंतहाई सीक्रेट रखा गया है, जिसके बारे में सिवाय सुपर एजेंसी के एजेंटों के शायद ही कोई जानता हो। गोल्ड फिश ने कहा। कोई ऐसा एजेंट जिसका ताल्लुक सुपर एजेंसी से हो और तुम इसके बारे में जानती हो? X2 ने कहा। यस चीफ, एक लेडी एजेंट है, लेडी एंडा। उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसका ताल्लुक सुपर एजेंसी से है। गुड फिश ने कहा। गुड शो, क्या तुम उसे उठाकर अपने पास ला सकती हो? X2 ने पूछा। यस चीफ, मुझे उसकी रहायशगाह का भी इल्म है, मैं उसकी रहायशगाह से उसे उठाकर ला सकती हूँ। गोल्ड फिश ने कहा। तुम फिर ये काम तुम्हें आज ही करना है और लेडी एंडा को उठाकर अपने पास लाना है और इससे मालूमात हासिल करनी है कि सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। X2 ने गोल्ड फिश को हिदायत देते हुए कहा। यस जी, मैं कोशिश करती हूँ। गोल्ड फिश ने कहा। मैंने तुम्हें कोशिश करने के लिए नहीं कहा, तुम्हें ये काम करना है और हर हाल में करना है, समझी तुम? X2 ने गुर्रा कर कहा। यस जी, मैं ये काम कर लूँगी। गोल्ड फिश ने X2 की गुर्राहट सुनकर यकलख्त बौखलाए हुए लहजे में कहा। कब तक ये काम हो जाएगा? X2 ने पूछा। 2 से 3 दिन तक मैं ये काम कर लूँगी चीफ। 2-3 दिन इसलिए मांग रही हूँ कि अगर लेडी एंडा अपनी रहायशगाह में ना हुई और अपनी एजेंसी के तहत किसी फॉरेन मिशन पर हुई तो फिर मुझे इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। गोल्ड फिश ने कहा। ओके, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हारे पास सुपर एजेंसी के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, इमरान ने कहा। यस चीफ, गोल्ड फिश ने कहा। इमरान ने ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। वो बेहद बौखलाया हुआ था, उसका रंग हल्दी की तरह से जर्द हो रहा था और उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान की जानिब देखकर बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरों से तोतों की तरह कौवे और कबूतर क्यों उड़े हुए हैं? इमरान ने अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा। वो ब्लैक ज़ीरो ने हकलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें वो करने के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम से X2 की फाइल लाने का कहा था। और ये क्या तुम्हारे हाथ तो खाली हैं? कहाँ है फाइल? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं नहीं जानता, मैंने फाइल स्ट्रॉन्ग रूम के सीक्रेट सेफ में रखी हुई थी, लेकिन अब फाइल वहाँ मौजूद नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने इसी अंदाज में कहा। ये कैसे मुमकिन है? फाइल दानिश मंजिल के स्ट्रॉन्ग रूम में हो और तुम्हारी निगरानी में हो, इसके बावजूद फाइल सेफ से गायब हो जाए।
क्या तुम मजाक कर रहे हो? इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, फाइल वाकई ही सेफ में नहीं है, ब्लैक जीरो ने हकलाते हुए कहा। तो इमरान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या बकवास है? तुम्हारी मौजूदगी और इस कदर हिफाजती इंतजामात के बावजूद फाइल सेफ से कैसे गायब हो गई? क्या तुम यहाँ बड़े सोए रहते हो कि तुम्हें किसी बात का होश नहीं होता? कोई X2 के हेडक्वार्टर आता है और स्ट्रांग रूम में जाकर सीक्रेट सेफ खोलता है, वो बड़े आराम से वहां से X2 की फाइल निकाल कर ले जाता है और तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता। क्या ये है दानिश मंजिल की फुल प्रूफ सिक्योरिटी? इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। तो इसका गुस्सा देखकर ब्लैक जीरो का रंग और ज्यादा जर्द हो गया। इमरान को वाकई ब्लैक जीरो पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी मौजूदगी में और इंतहाई हिफाजत में होने के बावजूद स्ट्रांग रूम की खुफिया सेफ से X2 की फाइल चोरी कर ली गई थी और इस बात का ब्लैक जीरो को इल्म तक नहीं हुआ था। मैं ब्लैक जीरो हकला कर रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इमरान को इस बात का क्या जवाब दे। स्ट्रांग रूम में हिफाजत की इंतजामात इस कदर सख्त थे कि अगर वहां कोई मक्खी भी दाखिल हो जाती तो इसका ब्लैक जीरो को ऑपरेशन रूम में बैठे बैठे पता चल सकता था और ब्लैक जीरो एक खास लेजर गन से इस मक्खी को भी हलाक कर सकता था। और अब ऐसा लग रहा था जैसे वाकई ब्लैक जीरो को इस बात का इल्म ही ना हुआ हो कि कौन कब उसकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में दाखिल हुआ था और कैसे सीक्रेट सेफ खोलकर उसमें मौजूद X2 के खुफिया राज फाइल निकाल कर ले गया था। उससे मैं तुम्हारी लापरवाही समझूं या कुछ और? इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ देखते हुए हुर्रा कर कहा। मैं सच कह रहा हूं इमरान साहब, इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं है। स्ट्रांग रूम में कोई नहीं गया था और ना ही खुफिया सेफ खोलने और उसमें से फाइल निकाले जाने का मुझे कोई कॉशन मिला था। स्ट्रांग रूम के तमाम इंतजामात आपने कर रखे हैं, वहां जाने वाली एक मक्खी का भी मुझे इल्म हो जाता है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई दानिश मंजिल में आया हो, ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ हो, फिर वो स्ट्रांग रूम का कोड वाला डोर खोलकर अंदर गया हो और खुफिया सेफ तलाश करके उसे भी खोलकर उसमें से फाइल निकाल कर ले गया हो? स्ट्रांग रूम में सिवाय मेरे और आपके किसी और को जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ब्लैक जीरो ने परेशानी के आलम में कहा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुमने वहां से फाइल नहीं निकाली तो उसे मैं निकाल कर ले गया हूं? इमरान ने होठ भींचते हुए कहा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ब्लैक जीरो ने तलख लहजे में कहा। एक और ऑप्शन है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? हम दोनों के अलावा वहां और कौन जा सकता है? और वो कोड्स? ब्लैक जीरो ने कहा। ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि स्ट्रांग रूम में से फाइल किसने हासिल की है, इमरान ने परेशानी की हालत में कहा। तो ब्लैक जीरो हैरत से उसकी शक्ल देखना शुरू कर दिया। स्ट्रांग रूम से किसी और ने फाइल निकाली है? ये आप क्या कह रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने एक बार फिर हकलाते हुए कहा। वही जो हकीकत है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। कैसी हकीकत? हम दोनों के सिवा कौन जा सकता है स्ट्रांग रूम में? ब्लैक जीरो ने गुस्से और परेशानी से जबड़े भींचते हुए कहा। लेडी घोस्ट, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो उछल पड़ा। उसकी आंखों में हैरत के तासुरात फैल गए। लेडी घोस्ट, ये कैसे हो सकता है? लेडी घोस्ट का इस फाइल से क्या ताल्लुक और वो मेरे होते हुए स्ट्रांग रूम में कैसे जा सकती है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो लेडी भी है और घोस्ट भी, और इसके पास साइंस का जादू भी है। अब तक उसने जितनी भी चोरी की वारदातें की हैं उसके पीछे उसके साइंस का जादू काम कर रहा है और मुझे यकीन है कि उसने यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया होगा। वो साइंस के जादू के साथ यहाँ आई होगी और तुम्हारी मौजूदगी में बल्कि तुम्हारी नाक के नीचे से फाइल उड़ा कर ले गई, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो इमरान की तरफ ऐसी नज़रों से दिखने लगा जैसे इमरान मजाक कर रहा हो। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये सब। लेडी घोस्ट अगर भूतों की दुनिया से भी ताल्लुक़ रखती है तब भी वो अब आपके बनाए हुए हिफाजती इंतजामात को तोड़कर यहाँ से नहीं आ सकती। इसके लिए स्ट्रांग रूम में नामुमकिन है, कतई नामुमकिन, ब्लैक जीरो ने पूरी तरह से सर मारते हुए कहा। इसका मुझे फोन आया था, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर चौंक पड़ा। लेडी घोस्ट का फोन? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ओ, क्या कहा उसने? ब्लैक जीरो ने होंठ काटते हुए बेचैनी के आलम में पूछा। यही कि वो X2 का राज जानती है और 91134 फाइल उसके पास मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो सब कुछ जान चुकी है और उसने मुझे धमकी भी दी है कि इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो सर पकड़कर ढप से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये सब सुनकर उसकी जान ही निकल गई हो। कैसी धमकी? ब्लैक जीरो ने पूछा। उसने मुझे चैलेंज किया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उस तक ना पहुंचा तो मैंने उसे बेनकाब ना किया तो वो कौन है? तो फिर वो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के सामने X2 का राज ओपन कर देगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो का रंग मुतगय्यर हो गया। ओ मेरे खुदा, ये लेडी घोस्ट आखिर है क्या बला? ब्लैक जीरो ने कहा। वह बहुत बड़ी बला है जिसने
पाकिशा का एक बहुत बड़ा राज दांव पर लगा दिया है और अगर वो राज लीक आउट हो गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इमरान ने भी इस अंदाज में कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं लेडी घोष को ऐसा नहीं करने दूंगा। वो X2 का राज इतनी आसानी से ओपन नहीं कर सकती। ब्लैक जीरो ने गुस्सेले लहजे में कहा, इस काम के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त है, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इमरान ने कहा, 7 दिन बहुत हैं, आप मुझे इजाजत दें, मैं लेडी घोष के खिलाफ काम कर दूंगा। इसने यहाँ मेरी मौजूदगी में खुफिया स्ट्रांग रूम से फाइल हासिल की है, तो मैं खुद ही उसे तलाश करूंगा और उससे पहले कि वो X2 का राज किसी पर जाहिर करे, उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दूंगा। ब्लैक जीरो ने कहा, ऐसा करना ही पड़ेगा हर कीमत पर और हर हाल में, लेकिन इसके साथ साथ लेडी घोष ने मुझे ब्लू डायमंड के बारे में ही बताया है। इमरान ने कहा, क्या? ब्लैक जीरो ने पूछा तो इमरान उसे लेडी घोष से होने वाली बातें तफसील से बता दी। हैरत है, एक तरफ वो खुद को मुहब्बे वतन कहती है और दूसरी तरफ से मुल्क के खिलाफ ही काम करती फिर रही है। और वो कौन हो सकता है जिसके लिए वो आपसे इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गई है कि वो X2 का राज ही ओपन कर देना चाहती है? ब्लैक जीरो ने सारी बात सुनकर हैरत भरे लहजे में कहा, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ इतना ही कहा है कि उसका अजीज मुहब्बे वतन था जो मुल्क के फलाह के लिए काम कर रहा था और मैंने उसे पकड़कर सिलाखों के पीछे धकेल दिया। यही सोच सोच कर तो मेरा सर दुखना शुरू हो गया है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसकी खातिर लेडी घोष मेरी बजाय X2 से बदला लेने की कोशिश कर रही है। इमरान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, वो वाकई ही आपको नहीं बल्कि X2 की दुश्मन है और X2 के खिलाफ ही काम कर रही है। ब्लैक जीरो ने कहा, एक बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। इमरान ने कहा, किस बात की? ब्लैक जीरो ने पूछा। लेडी घोष ने अब तक जितनी भी चोरियां की हैं वो अलीउल ऐलान की हैं और चोरी करने का वो बाकायदा वक्त बताती है और चैलेंज करती है कि जिस चीज़ को वो चोरी करना चाहती है उसकी हिफाजत का भी जो बंदोबस्त किया जा सकता है कर लिया जाए। इसके बावजूद वो मुकर्ररा वक्त पर वो चीज़ हासिल कर लेगी। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने X2 का फाइल के लिए कोई चैलेंज क्यों नहीं किया? अगर उसने फाइल चोरी करनी ही थी तो इसके लिए वो पहले भी तो मुझसे राब्ता कायम कर सकती थी। अगर मैं यहाँ नहीं था, वो दानिश मंजिल पहुँच गई थी, तो फिर तुम्हें भी तो चैलेंज कर सकती थी कि वो दानिश मंजिल आ रही है और वो यहाँ से X2 की फाइल ले जाएगी। इमरान ने कहा, ओ हाँ, वाकई ही ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो ना किसी की कॉल आई थी और ना ही लेडी घोष का ऐसा कोई चैलेंज पढ़ने को मिला था। ब्लैक जीरो ने कहा, हमें ये देखना है कि लेडी घोष आखिर दानिश मंजिल में पहुंची कैसे थी और से इस बात का इल्म कैसे हुआ था कि X2 की फाइल स्ट्रांग रूम में कहाँ और किस खुफिया सेफ में मौजूद है। इमरान ने कहा, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। तुम बताओ, जब तुम स्ट्रांग रूम गए थे तो क्या स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था? इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने लॉक का कोड ओपन करके ही दरवाज़ा खोला था। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और सेफ वो किस पोजीशन में था? इमरान ने पूछा। वो भी बंद था, उस पर भी बाकायदा कोड लगा हुआ था। ब्लैक जीरो ने कहा, गोया कि लेडी घोष ने यहाँ आने और स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में जोर जबरदस्ती काम नहीं किया था। उसने तमाम कोड ओपन किए थे और फिर फाइल लेकर वो सेफ और स्ट्रांग रूम का डोर बंद करके निकल गई थी ताकि तुम्हें इस बात का फौरी इल्म ना हो सके कि वो कब यहाँ आई थी और कब स्ट्रांग रूम में जाकर उसने फाइल हासिल की थी। इमरान ने कहा, Like, comment, share, press the bell icon